क्राइम और बिजनेस, इन दोनों में सिर्फ एक सिग्नेचर का फर्क होता है। हिस्ट्री बुक्स हमें ईविल डिक्टेटर्स और किंग्स के बारे में पढ़ाती हैं, लेकिन हिस्ट्री का सबसे बड़ा विलन कोई राजा नहीं बल्कि एक बोर्ड रूम था। इमेजिन अ स्टार्टअप जो इतनी पावरफुल हो गई कि उसने पूरे देश को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बना लिया। एक ऐसी कंपनी जिसने प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करने के लिए 10 मिलियन लोगों को भूखा मार दिया, जिसने दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग कार्टेल चलाया, नॉट अंडरग्राउंड बट विद अ गवर्नमेंट फ्लैग। अगर आपने इनकी शुरुआत की कहानी मिस कर दी है तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि इनका एंड इनकी शुरुआत से ज्यादा खौफनाक है। ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये एक कॉर्पोरेट जेनोसाइड का ब्लूप्रिंट है। लेट्स एंटर द डार्कनेस। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिसीट, ब्राइबरी और मैच फिक्सिंग से बंगाल पर कब्जा किया। बट रूलिंग अ कंट्री इज नॉट द सेम एज रनिंग अ बिजनेस। बिजनेस का गोल होता है प्रॉफिट, गवर्नमेंट का गोल होता है पीपल। लेकिन जब एक कंपनी गवर्नमेंट बन जाती है तो सिटीजन्स लोग नहीं लेते, वो सिर्फ डेटा पॉइंट्स बन जाते हैं इन अ बैलेंस शीट। आपको लगता है प्लासी की लड़ाई सबसे बुरा वक्त था? गलत। द रियल हॉरर वॉज येट टू बिगिन। 1769 में बंगाल में बारिश नहीं हुई, ड्रॉट आ गया, खेत सूख गए। नॉर्मली जब फैमिन आता है तो राजा या बादशाह क्या करते हैं? वो गोदाम खोल देते हैं, टैक्स माफ कर देते हैं, राइट? लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने लंदन के बोर्ड रूम में बैठकर एक डिसीजन लिया। उन्होंने सिचुएशन देखी, लोग भूख से मर रहे थे, और उन्होंने एक ऐसा ऑर्डर पास किया जो सुनकर आपको यकीन नहीं होगा। उन्होंने टैक्स माफ नहीं किया, उन्होंने टैक्स कम भी नहीं किया, उन्होंने टैक्स 10% बढ़ा दिया। सोचो, जब लोग घास खा रहे थे, कंपनी ऑफिसर्स चावल को वेयर हाउसेज में लॉक कर रहे थे ताकि प्राइस बढ़ जाए। आई विटनेसेस लिखते हैं, डॉग्स वर रनिंग अबाउट विद ह्यूमन लिम्स इन द जॉज। नतीजा, 10 मिलियन पीपल डाइड। बंगाल की 1/3 पॉपुलेशन गायब हो गई। लेकिन लंदन में कोई शोक सभा नहीं हुई। वहां डिस्कशन डेथ्स पर नहीं बल्कि नेक्स्ट शिपमेंट पर हो रहा था। ये फैमिन नेचुरल नहीं था, ये हिस्ट्री का पहला कॉर्पोरेट जेनोसाइड था। लेकिन कंपनी की भूख सिर्फ पैसों की नहीं थी, उन्हें कुछ और भी चाहिए था। एक ऐसी चीज जिसे खत्म करके वो इंडिया की कमर तोड़ सकते थे। अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया कभी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब था तो आप मानेंगे? 1700 में इंडिया कंट्रोल्ड 25% ऑफ द वर्ल्ड्स जीडीपी। बाय 1900 इट वाज जस्ट 2%। ये 23% वेल्थ कहां गई? कंपनी ने सिर्फ पैसे नहीं चुराए, उन्होंने इंडिया के हाथ काट दिए। बंगाल के वीवर्स जो दुनिया का सबसे बेहतरीन कपड़ा बुनते थे, वो ब्रिटिश मिल्स के लिए कंपटीशन थे। एंड कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कंपटीशन को कैसे हराया जाता है? प्राइस वॉर से, बेटर मार्केटिंग से? नहीं। ईआईसी ने अलग तरीका अपनाया। उन्होंने वीवर्स के अंगूठे काट दिए, फैक्ट्रीज बंद करवा दी, एक्सपोर्ट बैन कर दिया। उन्होंने एक सेल्फ रिलायंट देश को एक कस्टमर बना दिया जो सिर्फ ब्रिटिश गुड्स खरीद सके। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जब कंपनी ने देखा कि उनका ट्रेड चाइना के साथ लॉस में जा रहा है क्योंकि चाइनीज को ब्रिटिश गुड्स नहीं चाहिए थे, तो ईआईसी ने एक नया बिजनेस प्लान बनाया। एक ऐसा बिजनेस जो आज भी इल्लीगल है। उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा नार्को एम्पायर खड़ा किया। कैसे? Imagine a drug lord, but with a navy, an army and a government flag. That was the East India Company. उन्होंने बंगाल के किसानों को फूड उगाने से रोका और जबरदस्ती ओपियम उगाने पर मजबूर किया। ये ओपियम उन्होंने इल्लीगल तरीके से चाइना स्मगल किया। उन्होंने पूरे चाइना को ड्रग एडिक्ट बना दिया, सिर्फ इसलिए ताकि उनकी बैलेंस शीट ग्रीन रहे। Basically, the Honorable East India Company was running the world's largest drug cartel. Power, मनी, ड्रग्स, आर्मी। कंपनी को लगा वो भगवान बन चुके हैं, उन्हें लगा उन्हें कोई नहीं रोक सकता। बट दे फॉरगॉट वन रूल ऑफ हिस्ट्री, जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो एक चिंगारी पूरे जंगल को जला देती है। और वो चिंगारी भड़की 1857 में। कंपनी की अपनी आर्मी थी, 3 लाख सोल्जर्स, मोस्टली इंडियन सिपाहीज, वफादार, बहादुर। तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये वफादार सिपाही अपने ही मालिक के खून के प्यासे हो गए? रीजन कोई सैलरी इशू नहीं था, रीजन कोई जमीन का टुकड़ा नहीं था, रीजन था एक रूमर, एक अफवाह फैली कि नई एनफील्ड राइफल की कार्ट्रिजेस ने काओ और पिग फैट यूज हुआ है। यह सिर्फ एक कार्ट्रिज नहीं थी, यह हिंदू और मुस्लिम सोल्जर्स के रिलीजन पर डायरेक्ट अटैक था। मंगल पांडे चिल्लाए,
मेरठ में गोली चली और देखते ही देखते पूरा नॉर्थ इंडिया आग में जल उठा। द सीपॉय म्यूटिनी। कंपनी का रिस्पॉन्स इतना ब्रूटल था कि आज भी रिकॉर्ड्स पढ़कर डर लगता है। रेबल्स वर टाइड टू द माउथ ऑफ कैनन्स एंड ब्लोन अपार्ट। लेकिन इस रिबेलियन ने लंदन में बैठी क्वीन विक्टोरिया की नींद उड़ा दी। उन्हें रियलाइज हुआ कि एक प्राइवेट कंपनी जो सिर्फ प्रॉफिट के लिए अंधी है, वो इतने बड़े देश को नहीं चला सकती। 1858 में क्वीन विक्टोरिया ने एक डिक्लेरेशन साइन किया। रातों रात कंपनी से पावर छीन ली गई एंड फाइनली 1874 में द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज डिसॉल्व्ड। एक सिग्नेचर ने उस कंपनी को खत्म कर दिया जिसने सदियों तक दुनिया को डराया था। ईस्ट इंडिया कंपनी मर गई, लेकिन क्या उसका भूत भी मर गया? आज भी लुक अराउंड यू। बड़ी कॉरपोरेशंस जिनका बजट कई देशों की जीडीपी से ज्यादा है, लॉबिंग, डेटा मोनोपोली, प्रॉफिट ओवर प्राइवेसी। ईस्ट इंडिया कंपनी हमें हिस्ट्री का सबसे जरूरी लेसन सिखाती है। कैपिटलिज्म पावरफुल है, ये वेल्थ बनाता है, लेकिन जब कैपिटलिज्म को अनरेगुलेटेड छोड़ दिया जाए, जब प्रॉफिट को इंसानियत से ऊपर रखा जाए, तो वो बिजनेस नहीं रहता, वो मॉन्स्टर बन जाता है। गूगल, अमेज़न, फेसबुक, आज इनके पास कैनन्स नहीं है, लेकिन सवाल वही है, क्या आज हम सिटीजन्स हैं या हम सिर्फ यूजर डेटा है फॉर द नेक्स्ट बिग एम्पायर?